जय हिंद दोस्तों, आज हम आपके बीच हैं जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर, और जो आज आपका चैप्टर होने वाला है वो है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये चैप्टर को आप 12th के स्टार्टिंग पोर्शन में ही कवर करते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है और ये बोर्ड के दृष्टिकोण से देखें या फिर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए ये चैप्टर हमने लिया है कि आपका ये चैप्टर अभी क्लियर हुआ है, तो हर चैप्टर के बाद उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको आइडिया और कॉन्सेप्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दिस चेंजेस। कह रहा है टेम्परेचर जब हम चेंज करते हैं, चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ जो भी यूनिट्स हैं इसमें आपको बताना है कि क्या चेंज हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, ऑफलाइन बैच में भी हम आपको पढ़ाए हैं कि देखिए, पहला ऑप्शन हम देखते हैं मोलालिटी। पहला ऑप्शन जो है, वो है मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या होता है? तो मोलालिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं, हालांकि यहाँ पे इंक्रीज़ दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो आपका नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का चेंज नहीं होता है और ना ही वेट ऑफ सॉल्वेंट चेंज होता है। टेम्परेचर का कोई प्रभाव वेट या मास पे नहीं पड़ता है, तो मोलालिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इससे नंबर ऑफ मोल्स पर केजी सॉल्वेंट जो है किसी भी सॉल्यूशन में, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन लिया है इसमें सॉल्वेंट का वेट है 1 kg, इसमें जो सॉल्यूट डाला है इसका मोल है n मोल। तो ना ही n मोल चेंज होगा और ना ही इसका वजन अगर 1 kg है सॉल्वेंट का, तो ना ही सॉल्वेंट का वेट चेंज होगा। इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, ये भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि वेट फ्रैक्शन जब आप निकालते हैं सॉल्यूशन का, तो वेट फ्रैक्शन मतलब किसी एक का वेट, सॉल्यूट का वेट अगर लेते हैं तो डिवाइडेड बाई सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट, तो वेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। और चौथा देखते हैं तो मोल फ्रैक्शन। तो ध्यान दीजिए, चौथा देखिए पहले, उसके बाद हम तीसरे ऑप्शन पे आएंगे। पहले आप चौथा नंबर ऑप्शन देखिए। चौथे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन तो आप जानते ही हैं क्या होता है। अगर कोई सॉल्यूशन है जिसमें ये सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है जिसका नंबर ऑफ मोल्स है B, और इसमें हम एक सॉल्यूट डाल दिए, इसमें अगर हम एक सॉल्यूट डालते हैं जिसका नंबर ऑफ मोल्स है Na, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू क्या होता है? Na बाई Na प्लस NB। तो ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालते कैसे हैं? वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो ना ही वेट चेंज होगा टेम्परेचर से, ना ही मोलिकुलर वेट चेंज होगा। तो इस हिसाब से मोल फ्रैक्शन भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट का कितना फ्रैक्शन है बाई मोल चाहे बाई वेट, ठीक है, प्रेजेंट इन वाटर। अब यहाँ वाटर का वेट नहीं दिया हुआ है। अभी हम बोले वेट बाई वेट, बोले कि फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर आप निकालते हैं, ये मोल ले लीजिए इसका बाई इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में अगर आप वाटर लीजिएगा तो ये तो चेंज नहीं होगा नंबर ऑफ मोल्स। लेकिन अगर वाटर का अमाउंट लीजिएगा बाई वॉल्यूम, तो बाई वॉल्यूम अगर आप लेते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट नहीं कर रहा है वाटर का वेट है कि वाटर का वॉल्यूम है। तो यहाँ कुछ दिया हुआ नहीं है, तो वाटर सिर्फ दिया हुआ है, तो वाटर का तो वॉल्यूम चेंज कर जाता है। हर जगह स्पष्ट किया है मोल, वेट, मोल, तो वहाँ पे चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे अमाउंट ऑफ वाटर दिया है तो अमाउंट ऑफ वाटर चेंज कर जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम जो है वो क्या होता है? वाटर का बढ़ जाता है। हालांकि पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम घटता है। जैसे आइस को गर्म करते हैं तो आइस अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये वाटर बन जाता है, और वाटर बनता है कितना पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसको और थोड़ा गर्म करते हैं ना, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक इसका वॉल्यूम पहले क्या होता है? वाटर का
वाटर का वॉल्यूम पहले क्या होता है, घटता है 4 डिग्री सेल्सियस तक, उसके बाद बढ़ता है। तो जनरली यहाँ पे वाटर का जो अमाउंट होगा वो चेंज हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये ना ही कि जेईई मेंस 2004 में पूछा है, बल्कि ये नीट वगैरह में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़े हैं सॉल्यूशन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसी सॉल्यूट को जब हम घोलते हैं किसी सॉल्वेंट में, तो फिर क्या होता है कि वो सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कब बढ़ेगा, डेल्टा टीबी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, आई इंटू के बी इंटू क्या होता है एम। अब सॉल्वेंट सबका एक्वस सॉल्यूशन है, यहाँ पे देखिए एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब के बी वैल्यू सबका क्या होगा, बराबर होगा। और मोलालिटी जो है सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे मोलालिटी देखिए, यहाँ पे मोलालिटी नहीं दिया है, मोलारिटी दिया है, तो इससे भी मैनेज कर लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन है ही है। तो ये मोलारिटी है, तो मोलारिटी यहाँ पे सबका अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोलारिटी जो है वो यहाँ पे पहले ऑप्शन में है। पहला बात कि मोलारिटी पहला ऑप्शन का सबसे ज़्यादा है। दूसरा बात ये है कि आई वैल्यू भी सबसे ज़्यादा इसी का है, Na2SO4। तो आई भी ज़्यादा है और मोलारिटी भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 1 ऑप्शन का ही सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम मिला रहे हैं सबका कॉन्सेंट्रेशन, इसका देखिए 0.015, 0.01, 0.015, और ये जो KNO3 है वो KNO3 क्या होगा कि बस वो K प्लस और NO3 माइनस में टूटेगा। तो ये 2 पार्टिकल में टूट रहा है। अगर हम इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने तो इसका आई का वैल्यू 2 होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं कि 100% आयनाइज हो रहा है। जब कुछ नहीं दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है तो हम उसको 100% डिसोसिएशन ही मानेंगे। ये हम आपको ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पे ये 1 होगा। अच्छा, ग्लूकोज का तो आई का वैल्यू 1 होगा, क्यों? क्योंकि ग्लूकोज नहीं डिसोसिएट होता है, ना ही एसोसिएट होता है। यूरिया भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो ये भी क्या होगा, आई का वैल्यू यहाँ पे इसका 1 होगा। तो कुल मिला के बात यहाँ पे क्या हो गया कि इसका जो आई का वैल्यू होगा वो होगा 3, मतलब इसका आई भी ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? पहले ऑप्शन में जो Na2SO4 है उसका आई भी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा है, तो उसका डेल्टा टीबी मतलब इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 होगा। देखते हैं नेक्स्ट। डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m solution of acetic acid in water is इतना ग्राम पर ml, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। कह रहा है कि मोलालिटी आपको निकालना है और डेंसिटी दिया हुआ है इतना है, एसिडिक एसिड है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये सॉल्यूशन किसका है, तो एसिटिक एसिड का है। एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना होता है, इसका मोलिकुलर वेट होगा आपका 60। जोड़ लीजिए, 12 3 15 1 16, 16 12 कितना होता है 28, 28 और 32 कितना होगा 60 होगा। तो इसका मोलिकुलर वेट होगा 60। और हम मान के चलते हैं कि 1 लीटर को सॉल्यूशन है, हम मान लेते हैं क्या 1 लीटर सॉल्यूशन है। लेट अस कंसीडर 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है, वाटर दिया हुआ है। तो लेट अस कंसीडर 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ध्यान दीजिए, हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं 1 लीटर एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन। तो अगर आप 1 लीटर कंसीडर कीजिएगा, मतलब इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो इसमें जो CH3COH है वो कितना होगा 2.05 m अब मोल पर लीटर। अब बोलिएगा ये कैसे आप बोल दिए, ये तो कहीं क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं है कि 1 लीटर में
2.05 मोल CH3COH का डिज़ोल्व हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, ये जो डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, उसका कॉन्सेंट्रेशन ये दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ ए 2.05 m, तो ये मोलारिटी दिया हुआ है ना, यहाँ कैपिटल M दिया है, तो कैपिटल M क्या होता है? मोलारिटी, और मोलारिटी मतलब क्या होता है? मोल पर लीटर। मतलब ये हुआ बच्चा कि ये इतना मोल जो है CH3COH का वो घुला हुआ है कितना में? 1 लीटर सॉल्यूशन में। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम है उसमें CH3COH इतना मोल है। तो इसका वेट निकाल लीजिए। वेट इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स गुने मोलिकुलर वेट। हम किसका वेट निकाल रहे हैं पहले ये बताइए? हम निकाल रहे हैं CH3COH का वेट। 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना मोल CH3COH का था, और उतना मोल CH3COH का जो था उस CH3COH का वेट कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है वेट बाई मोलिकुलर वेट। तो वहाँ से हम क्या किए कि वेट निकाल लिए CH3COH का। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2.05 इनटू मोलिकुलर वेट कितना होता है? 60। तो हो जाएगा कितना? 6×5 = 30 और 6×2 = 12, मतलब यहाँ पे होगा 123 ग्राम। मतलब ये हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, ध्यान दीजिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में 123 ग्राम है किसका? सॉल्यूट का। समझ रहे? अब देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस, क्या लिख सकते हैं? एक लाइन हम ये लिख सकते हैं, हेंस द मास ऑफ एसिड in 1 liter solution इज इक्वल टू 123 ग्राम। अच्छा एक काम करते हैं, हम सॉल्यूशन का भी वेट निकाल सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन का अगर हमको डेंसिटी पता है तो हम मास नहीं निकाल सकते हैं? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है? 1.02 ग्राम पर ml इज इक्वल टू मास। मास कितना है सॉल्यूशन का? नहीं पता है, वही तो निकालना है। ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? ये हम लिख रहे हैं सॉल्यूशन के लिए। 1 लीटर का जो सॉल्यूशन था ना, उसके लिए हम लिख रहे हैं एक्सप्रेशन। तो मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, तो 1 लीटर मतलब 1000 ml। अब ml क्यों दिए? क्योंकि इधर डेंसिटी ml में है, तो ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम दिए। और यहाँ से मास निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 1020 ग्राम। मतलब सॉल्यूशन का मास जो है, सॉल्यूशन का जो मास है वो है 1020 ग्राम, और उसमें सॉल्यूट का जो वेट है वो है 123 ग्राम। तो सॉल्वेंट का वेट नहीं निकल जाएगा? सॉल्यूशन में तो 2 ही चीज़ होता है, क्या होता है? सॉल्यूट प्लस क्या? सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन का वजन है कितना? 1020 ग्राम। इसमें से माइनस कर देंगे सॉल्यूट का वेट, तो 123 ग्राम माइनस कर देंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो सॉल्वेंट का वेट आ गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? 1020 है ना, तो ये हो जाएगा 897 होगा। $897 ग्राम। तो यहाँ से मोलालिटी निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो बोल रहा था मोलालिटी निकाल लें। अब देखिए, हम मोलालिटी निकालना था हमको, तो मोलालिटी में तो आता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का तो हमको वेट पता था नहीं, तो सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए हम क्या किए कि सॉल्यूशन का पहले वेट निकाले। सॉल्यूशन कहाँ से वेट निकाले? वेट यानी मास एक ही बात है, केमिस्ट्री में एक ही बात है। फिजिक्स में आप जाइएगा तो वेट जो है वो ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और मास जो है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो वो फिजिक्स की बातें हैं। जब हम डायरेक्शन देखते हैं, F=mg लिखते हैं, तब वहाँ पे बात बदल जाता है। लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग वेट और मास एक ही लेके चलते हैं, मान के चलते हैं। तो सिंपल सा बात है, कि यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट हम निकाल लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लिए, सॉल्यूशन निकाल लिए, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया। तो मास जब निकल गया तो मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कितना मोल था? 2.05 मोल पर केजी। तो पर केजी सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट कितना है? 897 ग्राम। तो ग्राम है ना, तो केजी के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यही आपका क्या निकलेगा? मोलालिटी। तो मोलालिटी इसको सोल्व कर दीजिए, आ जाएगा जो आंसर होगा सो। देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए
जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम हो जाता है, क्योंकि 1 एटीएम जब उसका होता है वाटर का वेपर प्रेशर तभी वो बॉयल करता है। कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हम ऐड कर रहे हैं। सोल्यूशन देखते हैं। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को ऐड कर रहे हैं, कितना 178.2 ग्राम वाटर। देखिए ये वाटर है, ये है आपका वाटर और इसका वजन है 178.2 ग्राम, ठीक है। और इस वाटर में हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, 18 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। तो 18 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर रहे हैं, तो इसका ये निकाल लीजिए ना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/180 तो हो जाएगा 0.1 मोल। 18/180 क्यों किए, क्योंकि ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो वेट बाई मोलिकुलर वेट होता है, तो वेट इसका 18 ग्राम दिया हुआ है। और C6H12O6 का आप जब मोलिकुलर वेट निकालते हैं तो 180 आता है। आप जोड़ के देख लीजिए, देखिए 6 गो कार्बन है तो 12 छक 72 प्लस 12 गो हाइड्रोजन है तो 12 हाइड्रोजन प्लस O6, मतलब एक ऑक्सीजन का जो वेट है वो है 16। 6 गो ऑक्सीजन है तो 16 छक 96, तो जोड़िएगा जब आप तो वो 180 आएगा, ठीक है। ये सब तो याद हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते या फिर आपको पढ़ते पढ़ते। तो वाटर का वेट दिया हुआ है तो इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा वेट बाई मोलिकुलर वेट, इसका 18 होता है तो 972 तो ये हो जाएगा कितना, हाँ 180 होगा ना, तो 180 में से 18 गया तो 162 और बच गया कितना, इसको डिवाइड कीजिए ना एग्जैक्ट, तो 18 होगा 162 तो हो जाएगा 16.2, तो फिर हो जाएगा 9.9 ये होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो क्वेश्चन का क्या रहा है और हम ये मोल क्यों निकालें, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है भी, आप ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए आपको वेपर प्रेशर निकालना है, तो वाटर जो है ना वो इसका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा P0 जो होगा वो कितना होगा 1 एटीएम होगा, यानी 760 टॉर। कितना होगा, P0 जो होगा वो 760 टॉर होगा। क्यों होगा 760 टॉर, 760 टॉर क्यों लिखे, 760 टॉर 760 mm या टॉर, तो ऐसा क्यों लिखे भाई, ये तो बोला नहीं था क्वेश्चन में। तो देखिए वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 100 डिग्री सेल्सियस मतलब होता है कि उसका टेम्परेचर इतना होगा। तो फिर यहाँ से हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे आप क्या पढ़े हैं, P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल टू क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P0 कितना दिया है 760 माइनस PS डिवाइडेड बाई 760 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो कितना हो जाएगा 0.01। तो यहाँ से कुल मिला के क्या हो जाएगा 760 माइनस PS इज इक्वल टू 7.6, तो PS का वैल्यू कितना हो जाएगा 760 माइनस 7.6, तो PS का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 752.6
40 टॉर। तो ये आपका जो वैल्यू आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 4। तो ये आपका PS निकालने बोल रहा था, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है। यहाँ पे P0 क्या है, तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS क्या है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। देखते हैं नेक्स्ट। द डेंसिटी ऑफ ए 3.6 एम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। देखिए एक सॉल्यूशन है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक सॉल्यूशन है H2SO4 का जो 29% बाई मास है। बाई मास मतलब क्या होता है, W/W लिखा हुआ रहे, वेट बाई वेट या बाई मास बाई वेट, तो एक ही मतलब होता है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एक एक्वस सॉल्यूशन है सल्फ्यूरिक एसिड का जो 29% H2SO4 बाई मास है। मतलब ये हुआ 29%, जैसे ये एक्वस सॉल्यूशन है मतलब ये वाटर है, और इस वाटर में H2SO4 डाल के एक सॉल्यूशन बनाया गया, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें 29% H2SO4 बाई मास है। तो 29% H2SO4 बाई मास का मतलब क्या होता है कि 29 ग्राम ऑफ H2SO4, 29 ग्राम ऑफ H2SO4 जो है वो प्रेजेंट है कितना में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्योंकि बाई मास दिया हुआ है तो बाई मास आपको ग्राम ही लेना पड़ेगा। अगर 29 kg ऑफ H2SO4 लेते हैं तो 100 kg में 29 kg है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो फिर क्या हुआ, 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 29 ग्राम क्या है, H2SO4 है। तो निकालना क्या है हमको, द डेंसिटी ऑफ ए 3.6 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन दैट इज इतना बाई मास विल बी। डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए मास हमको पता है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता कर लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट इसको ऐसे नहीं लिखिए, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हमारे पास जो है वो है 100 ग्राम, इसमें H2SO4 जो है वो है 29 ग्राम। तो अगर H2SO4 29 ग्राम है तो सिंपल सा बात है कि H2O जो होगा वो होगा 71 ग्राम। सिंपल सा बात। अगर मोलालिटी निकालने का था तो डायरेक्ट निकाल देते मोलालिटी, लेकिन यहाँ पे डेंसिटी बोला है निकालना है। तो डेंसिटी के लिए हमको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हम यहाँ से निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास बाई डेंसिटी। मास बाई डेंसिटी कितना दिया है, नहीं दिया है तो डी लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से निकाल दिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमको पता चल गया, और ये इतना ml होगा क्योंकि मास हम किस में लिए हैं, ग्राम में। तो मोलारिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, मोलारिटी दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। आपका यही फार्मूला है, हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन बैच में। तो फिर यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट का वेट कितना है 29 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, दिया हुआ भी है 98 जोड़िएगा तो, इंटू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना होगा 100/d। तो 100/d होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, फिर ये d ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 290 इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या होगा 98। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा, और ये मोलारिटी का वैल्यू दिया हुआ है 3.6, तो 3.6 इज इक्वल टू, तो फिर d इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी 3.6 तो दिया हुआ है, तो फिर d इज इक्वल टू क्या होगा, तो d इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 98 इंटू 3.6 डिवाइडेड बाई 290। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह कैलकुलेटर एक रखना पड़ेगा ना, फास्ट कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इतना mHg, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन विल बी। ये सेम क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन जो आपको हम बताए थे कि हम लोग ग्लूकोज को ऐड कर रहे थे वाटर में, वही सेम क्वेश्चन है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को इतना ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर रहा है, और ये 20 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे था, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर है। तो बस वहाँ पे जो हम लोग 760 टॉर लिए थे, वहाँ पे यहाँ पे हम लोग को 17.5 लेना है, बाकी सेम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कर लीजिएगा आप। एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज 520 mHg एंड दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी इज इतना 1000 mHg। इफ ए मिक्सचर सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, द अमाउंट ऑफ ए इन द मिक्सचर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और ये कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है। देखिए दो लिक्विड है ए और बी, दो लिक्विड है ए और बी। ये लिक्विड ए है, लिक्विड ए है, और ये लिक्विड बी है। ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। दोनों मिला के एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, दोनों मिलाकर एक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। और ये पी नॉट ए दिया हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर ए का वेपर प्रेशर है 520 mmHg। कितना है ए का? 520 mmHg। और पी नॉट बी जो दिया हुआ है वो कितना दिया है? पी नॉट बी जो दिया है वो दिया है 1000 mmHg। ठीक है, और दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो वो 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है। सॉरी बॉयल्स, हाँ ठीक है, तो लिख रहे हैं फिर मिक्सचर सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी बॉयल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर। हाँ, यानी इसका जो वेपर प्रेशर होगा पीएस वो होगा 760 टॉर, 760 mmHg। क्योंकि देखिए ए और बी को जब हम मिलाते हैं तो वो 80 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या करने लगता है? बॉयल करने लगता है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे अगर बॉयल कर रहा है, इसका मतलब 80 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर होगा। क्योंकि शुरू में ही हम आपको बताए हैं और ऑफलाइन बैच में भी हम बता चुके हैं कि कोई भी लिक्विड तभी बॉयल करता है जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, और वो वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं 1 atm, आप पहाड़ पे जाके पानी गर्म कीजिएगा तो वहाँ का वेपर प्रेशर 1 atm नहीं है, तो नहीं है तो वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट भी पानी का क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वहाँ पे ऐसा नहीं सोचिएगा कि आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल करेगा, वहाँ पे आपका पानी जो है वो कम पे भी बॉयल कर सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रेशर पी टी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो यहाँ पे ये कहाँ से हम लोग लिखे हैं? तो ये तो आप समझ ही रहे होंगे, रॉल्ट्स लॉ से हम लोग लिखे हैं, फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। तो रॉल्ट्स लॉ से ही हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ ए, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ हमको ये बताना है। तो पी टी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए, पी नॉट ए का वैल्यू कितना है? 520 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी, तो इसका 1000 है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस 6 से ऐसे करके लिख सकते हैं, जहाँ पे ये एक्स ए क्या है? तो मोल फ्रैक्शन। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। हालांकि इसको एक्स नहीं पढ़ते हैं, ये एक्सप्रेशन लाइक एक्स है इसलिए एक्स बोल देते हैं। ये मोल फ्रैक्शन का जो नोटेशन होता है ना, वो एक्स जैसा ही एक सिंबल होता है लैटिन वर्ड का, जिसे हम लोग काई कहते हैं शायद। तो जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट को अगर मिलाते हैं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को जोड़ के क्या होता है? 1 बोलते हैं। 1 होता है, दो कंपोनेंट अगर है किसी सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस ये लिख दिए, और ये पी टी का वैल्यू कितना है? 760। तो 760 इज इक्वल टू 520 एक्स ए प्लस 1000 माइनस 1000 एक्स ए, ऐसे लिखेंगे। तो फिर आगे क्या करेंगे? यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे
ये कर देते हैं 240, तो 240 इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा 480 एक्स से, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 50%। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 240/480, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 50%, 1/2। तो ये था आपका 50% ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन में, ठीक है। तो 50% है, तो देखते हैं फिर नेक्स्ट, मतलब एक्स से जो था ए का जो कंपोजिशन है उसमें 50-50 दोनों मिलाया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एंटीफ्रीज इन ए कोल्ड क्लाइमेट। देखिए, आप जब ठंडे प्रदेशों में घूमने जाते हैं या फिर आप रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जैसे आपको गाड़ी में पानी डालना है अपनी कार में, बॉयलर वगैरह में, तो पानी जम जाता है क्योंकि ठंडा प्रदेश है, वहाँ का टेम्परेचर 0 से कम है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हम लोग उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं पानी में, ताकि उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उस टेम्परेचर के बराबर हो जाए। आप एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि किसी भी लिक्विड में अगर हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही काम किया जा रहा है कि इथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जा रहा है एंटी फ्रीज के तौर पे। मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल विच शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है ना क्वेश्चन में कि कहीं हम गए और वहाँ पे पानी जो है ना जम रहा था, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर था -6 डिग्री सेल्सियस। तो हम 4 kg पानी में, ठीक है, हम कितना इथिलीन ग्लाइकोल मिलाएं ताकि वो -6 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जमे। यही बात बोला गया है कि -6 डिग्री सेल्सियस तक वो फ्रीज नहीं करे, हमको 4 kg वाटर में कितना मिलाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात आप जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या जानते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या जानते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, यही जानते हैं आप। जहाँ पे KF क्या है तो कांस्टेंट है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, I क्या है तो वेंटॉफ फैक्टर है, स्मॉल m क्या है तो मोलालिटी है। ये तो जैसा वर्ड है वैसा ही है। तो डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हमको कितना से डिप्रेस करना है 6 डिग्री सेल्सियस से, तो 6 इज इक्वल टू I का वैल्यू 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल ना ही डिसोसिएट हो रहा है ना ही एसोसिएट हो रहा है, कोई चर्चा ही नहीं है कि कितना % डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वैसे भी ये एक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसलिए डिसोसिएशन यहाँ पे नहीं होगा, बात समझिए। तो I इंटू KF का वैल्यू दिया होगा, वाटर का पक्का KF दिया होगा 1.86, तो 1.86 यूनिट क्या है तो कैलोरी किलोजूल पर मोल, सॉरी कैलोरी उल्टा बोल दिया, केल्विन kg पर मोल। तो 1.86 और इंटू मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे सॉल्वेंट जो है ना वो 4 kg है, तो कितना मोल हम इसका लेंगे, तो n इजिकल टू यहाँ से निकाल दीजिए 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1.86 इज इक्वल टू क्या होगा 8 कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, तो 6 चौके 24 डिवाइडेड बाई 1.86 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा ना, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा वो उसको वेट बाई मोलिकुलर वेट के बराबर कर देंगे, क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स किसका है, सॉल्यूट का, इथिलीन ग्लाइकोल का। और इथिलीन ग्लाइकोल का वेट कितना होना चाहिए नहीं पता है, मोलिकुलर वेट इसका पता है इथिलीन ग्लाइकोल का 62 दिया हुआ है, तो 62 के बराबर कर देंगे, यानी 24/1.86 इज इक्वल टू वेट बाई 62। तो यहाँ से वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 62 इंटू 24 डिवाइडेड बाई कितना 1.86, तो यही वैल्यू आपका वेट दे देगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई डिसॉल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना 1.15 ग्राम पर ml। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सिंपल सा बात है, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है,
वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, आई इंटू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, यही होता है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है समझिए ध्यान से। डिजोल्विंग 120 ग्राम ऑफ यूरिया, 120 ग्राम यूरिया को 1000 ग्राम पानी में डिजोल्व किया जा रहा है, यानी पानी का भी वजन कितना है 1000 ग्राम। तो एक काम कीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये पानी है कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम क्या है H2O, इसमें यूरिया मिलाया जा रहा है कितना 120 ग्राम, 120 ग्राम क्या है यूरिया। तो सॉल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा 1120 ग्राम, सिंपल सा बात 1120 ग्राम। अब सॉल्यूशन का वेट 1120 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है 1120 ग्राम डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितना है 1.15 ग्राम पर ml। तो ये ml में आ गया, ये ml में आ गया, ध्यान दीजिए क्योंकि ग्राम बाई ग्राम पर ml लिए हैं। तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम के जगह पे पुट कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 120 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ यूरिया कितना आ रहा है तो 60, तो यहाँ पे 60 ग्राम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो रहा है तो 1120 बाई क्या 1.15 ग्राम। तो यहाँ पे आप जो सॉल्व कीजिएगा वो मोलारिटी देगा। तो इसको करके देखिए कितना आता है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और फिर ये क्या होगा 120 दो बार में आ गया, और ये हो गया 200, ऊपर में क्या बचा 200 इंटू 1.15 डिवाइडेड बाई 112। तो 2 0 के बदले 115 दूनी तो 230 कर देते हैं इसको, 230 बटे 112 तो कितना होगा 112 दूनी 224, मतलब 2 के आसपास, मतलब ये वाला ऑप्शन चौथा क्या होगा। सिंपल सा बात, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केएफ फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन किलोजूल पर मोल, ठीक है। इफ योर ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड 1 kg ऑफ वाटर, हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मस्ट यू ऐड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज लोअर टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन अभी हम आपको बता चुके हैं, सिंपल को सेम क्वेश्चन हो गया, और पता नहीं ये कैसे सेट हो गया सेम टाइप का क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया गया पहले से। इसमें भी वही बात कर रहा है कि आप डिप्रेशन कर रहे हैं और वहाँ का टेम्परेचर -2.8 डिग्री सेल्सियस है, तो फिर पानी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज कर जाएगा, तो -2.8 डिग्री सेल्सियस तक वो फ्रीज ना करे, इसके लिए 1 kg वाटर में हम लोगों को कितना इथिलीन ग्लाइकोल मिलाना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात हम उसी तरह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट I इंटू KF इंटू M होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2.8 डिग्री सेल्सियस, चेंज तो इतना का ही हो रहा है ना, और इज इक्वल टू I इसका 1 होगा क्योंकि इथिलीन ग्लाइकोल कोई इलेक्ट्रोलाइट है नहीं जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ होगा, और I एलिमेंट ऑफ फैक्टर होगा, और KF क्या है यहाँ पे KF का वैल्यू दिया है वाटर के लिए मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एंड मोलालिटी यहाँ पे निकाल देंगे। मोलालिटी इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाई पर केजी, 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg सॉल्वेंट होगा ना यहाँ पे, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.8 बाई 1.86, और ये तो हो गया इतना मोल ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, और मोल इक्वल टू क्या होगा वेट बाई मोलिकुलर वेट, क्योंकि इतना मोल आपको इथिलीन ग्लाइकोल डालना है, इतना मोल डालना है, लेकिन यहाँ तो मोल पूछा नहीं है, यहाँ तो वेट पूछा है। क्या पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल हमको पता है, तो वेट बाई मोलिकुलर वेट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा वेट बाई मोलिकुलर वेट कर देंगे तो क्या होगा यहाँ से वेट निकल जाएगा, मोलिकुलर वेट इसका दिया है इथिलीन ग्लाइकोल का कितना होता है 62 होता है, तो यहाँ पे वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका जोड़ लीजिए ना, इथिलीन ग्लाइकोल का कितना होगा 12 दूनी 24, 24 अब 32 कितना होगा 56, 56 6 62, 62 होगा ना, तो 2.8 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 1.86, तो यही वेट इतना ग्राम होगा, क्योंकि मोल निकाले हैं तो वेट बाई मोलिकुलर वेट इन ग्राम होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप अच्छे से करिए, और फिर अगला क्लास जो होगा उसमें कुछ और भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।